हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 7th चैप्टर सॉरी बच्चों, आज हम बात करेंगे 8th चैप्टर की। ओहो सॉरी बच्चों, आज है बच्चों 8th चैप्टर चल रहा है आपका। और आज है बच्चों लेक्चर नंबर 7th, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7th। तो आज बात करेंगे बच्चों वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल की। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बच्चों आज जो वैद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं वो किस चाल से चलती हैं उसका डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों पहले हम बात करते हैं कि ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं फ्री स्पेस में यानी निर्वात में, जैसे हम वायु या निर्वात की बात कर लेते हैं, वायु ऑब्लिक निर्वात, यानी हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं बच्चों। तो फ्री स्पेस, तो मेनली हम निर्वात की बात कर रहे हैं बच्चों, लेकिन वायु में और निर्वात में चाल में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत कम अंतर होता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वायु में किस चाल से चलती है, निर्वात में किस चाल से चलती है, दोनों में चाल अलग अलग होती हैं, लेकिन वो अंतर चालों में, इन दोनों माध्यमों में जो अंतर है वो बहुत कम होता है, उपेक्षणीय होता है बच्चों, नेग्लिजिबल होता है, उसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों ही मीडियम में हम प्रकाश की चाल एक समान ले लेते हैं, क्योंकि अंतर बहुत कम है, उपेक्षणीय है, नगण्य है। तो मैक्सवेल ने अपनी बच्चों कैलकुलेशंस के आधार पर जो स्पीड ऑफ लाइट निकाली थी, स्पीड ऑफ लाइट आप कहेंगे सर आप लाइट कहने लगे, तो बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, प्रकाश भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसकी चर्चा आगे करेंगे जब हम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे। उसमें आप देखेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें कोई एक तरंगें नहीं हैं, बहुत टाइप हैं उनके। रेडियो तरंगें हैं, गामा तरंगें हैं, एक्स किरणें हैं, अवरक्त किरणें हैं, परावैंगनी किरणें हैं। तो रेडियो तरंगें हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो कहना चाहिए क्लासिफिकेशन है वो बड़ा ब्रॉड है, बहुत व्यापक क्षेत्र है, बहुत सी तरंगें आती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंतर्गत। तो प्रकाश भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जिसे आप कहते हैं लाइट। तो यहाँ पर हम ये कहें कि प्रकाश की चाल निकाल रहे हैं या विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निकाल रहे हैं, एक ही बात है बच्चों, क्योंकि प्रकाश भी विद्युत चुम्बकीय तरंग ही है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल के अनुसार जो निर्वात में प्रकाश की चाल का एक्सप्रेशन निकाला गया था बच्चों, वो था C=, देखिए निर्वात में यानी फ्री स्पेस में जो प्रकाश की चाल है उसको हम C से रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों। उसको क्या संकेत दिया है? C। तो उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि C=, इस एक्सप्रेशन से हम प्रकाश की चाल ज्ञात कर सकते हैं। दिस इज एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि प्रकाश की चाल कितनी होगी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट्स हैं बच्चों, इनके नाम से आप भली भांति परिचित हैं। म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, या ये कह सकते हैं कि परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वायु या निर्वात की क्या है बच्चों? चुंबकशीलता है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात या वायु की, क्योंकि निर्वात और वायु में बच्चों बहुत उपेक्षणीय अंतर है, तो वायु या निर्वात भी लिख सकते हो। तो निर्वात की ये है बच्चों वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, दैट इज परमिटिविटी।
आई है बच्चों यहाँ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आपने देखा, इनसे आप भली भांति परिचित थे। चुंबकशीलता है, ये वैद्युतशीलता है, दैट इज़ ये परमिएबिलिटी है, और ये परमिटिविटी है बच्चों। तो अब इन कांस्टेंट से आप भली भांति परिचित हैं। आपने कूलम्स के लॉ में ये पढ़ा था बच्चों कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये पढ़ी थी आपने। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। मैं यूनिट लिख दूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आपने पढ़ी थी बच्चों। अभी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालूं बच्चों तो कितनी आएगी, ये देखें। एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कितना आ जाएगा, इस टर्म को यहाँ ले जाता हूँ तो 1/4 पाई × 9 × 10⁹ न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी आती है। ठीक, इस एक्सप्रेशन को आप मार्क करेंगे, ध्यान रखना है इसकी वैल्यू को 4 पाई के टर्म में। अब हम यहाँ पुट करते हैं म्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो वायु सावर्ट लॉ जब आपने पढ़ा था, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमने कैलकुलेट की थी वायु सावर्ट के लॉ में, तो वहाँ एक कांस्टेंट आपने पढ़ा था कि μ0/4 पाई की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 10⁻⁷। तो यहाँ से अगर मैं म्यू नॉट निकालूँ बच्चों तो कितना आएगा 4 पाई × 10⁻⁷ आएगा। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और म्यू नॉट की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो देखिए C कितना आता है 1/√ऑफ म्यू नॉट के स्थान पर आप कितना लिखेंगे 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर आप लिखेंगे 1/4 पाई 9 × 10⁹। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये टर्म। अब बच्चों इधर का हम हटा दें, इधर का पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इधर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये कैलकुलेशन C तो देखिए 1/रूट है तो इसको हम ऊपर लाएंगे तो पलट जाएगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा C √ऑफ दिस वैल्यू ऊपर यानी 9 × 10⁹ अपॉन नीचे कितना हो गया 10⁻⁷। 1/, है ना। तो 1/, में जो है उसको ऊपर लाके उसका रेसिप्रोकल पलट के लिख देंगे। तो इक्वल्स टू बच्चों ये पावर ऊपर आएगी तो √ऑफ हो गया 9 × 10⁻⁹ 10⁻⁷ ऊपर जब जाएंगे +7, 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16। इसका स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों तो कितना आएगा 9 का 3 और 10⁻16 का 10⁸ स्पीड है तो मीटर पर सेकंड। देखिए आ गई। आप यही पढ़ते आए हैं कि प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। तो प्रकाश बच्चों एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसकी स्पीड हमने जो मैक्सवेल ने एक्सप्रेशन दिया था उससे हमने वैल्यूज पुट करके इन कांस्टेंट्स की ये वैल्यू निकाली तो ठीक उतनी ही आती है 3 × 10⁸। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है इन माध्यमों के चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता के पदों में हम ऐसे लिख सकते हैं कि ε0 × μ0। इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन बच्चों अभी बात समाप्त नहीं हुई है। ये कहाँ है स्पीड, ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ दिया गया है फ्री स्पेस में, यानी वायु या निर्वात के लिए वैलिड है। लेकिन अगर यही प्रकाश या यही विद्युत चुम्बकीय तरंग, मैं प्रकाश कह जाता हूँ बच्चों लेकिन मुझे चूँकि
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी प्रकाश की बात मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की बात करनी है। तो देखें, सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें सेम स्पीड से चलती हैं, ये उनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी है। ये नहीं कि एक्सरे अलग वेलोसिटी से चलेंगी, दृश्य प्रकाश अलग वेलोसिटी से चलेगा, परावैंगनी विकिरण अलग स्पीड से चलेगा, या अवरक्त किरणें अलग स्पीड से चलेंगी। नो, ये जो हम स्पीड निकाल रहे हैं वो सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए हैं। अब आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर आप विद्युत चुम्बकीय तरंगों को बहुत सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें कह देते हैं कि ये भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो पहले हमें बताइए ना कि कौन कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। लेकिन बच्चों धैर्य रखें, अभी हम स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे, वर्णक्रम पढ़ाएंगे, उसमें सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में बताएंगे कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो केवल प्रकाश के लिए नहीं है, सभी प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए है। आगे जो आप पढ़ेंगे, जो पढ़ने जा रहे हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन कौन सी होती हैं, उनका स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना है, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर लाइट, ये प्रकाश के लिए बात नहीं हो रही। प्रकाश भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, लेकिन हम सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये जो स्पीड निकल के आई है ये कहाँ पर है? फ्री स्पेस में, वायु या निर्वात में। लेकिन अगर यही विद्युत चुम्बकीय तरंग किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है बच्चों, जैसे कांच में से गुजरे या किसी द्रव में से गुजरे जो पारदर्शी हो, जैसे जल है, ग्लिसरीन है, ठीक है, तो उसमें स्पीड बदल जाती है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल बदल जाएगी। भिन्न भिन्न माध्यमों में, फिर मैं प्रकाश की चाल कह गया बच्चों, सॉरी भाई, गलत नहीं कह गया बच्चों, मैं प्रकाश कह जाता हूं तो गलत नहीं कह गया, लेकिन फिर आपको ये लगेगा कि केवल प्रकाश की बात कर रहे हैं। मैं सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की बात कर रहा हूं। तो कोई भी विद्युत चुम्बकीय तरंग अगर किसी फ्री स्पेस के अलावा डिफरेंट मीडियम से पास आउट होती है, गुजरती है, तो इसकी स्पीड कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी? तो बच्चों जो चाल है, निर्वात में जो चाल है उसको हम c से लिखते हैं, लेकिन अगर किसी अन्य माध्यम में चाल है तो उसको हम v से लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं फॉर अदर मीडियम, ठीक है, अन्य किसी माध्यम के लिए, फ्री स्पेस के अलावा अन्य किसी माध्यम में बात कर रहे हैं, वैद्युत चुम्बकीय, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तरंग की चाल जो होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी? v से लिखेंगे। और ये वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता थी, फिर माध्यम की वैद्युतशीलता आ जाएगी, यानी एप्सिलॉन, नॉट नहीं आएगा। म्यू नॉट वायु या निर्वात की चुम्बकशीलता थी, लेकिन अब माध्यम की चुम्बकशीलता आएगी, दैट इज़ म्यू। ये माध्यम में चाल हो गई, ये एक्सप्रेशन ध्यान रखेंगे आप। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, अभी थोड़ा सा विस्तार में आगे बढ़ेंगे। अब इससे वैल्यू कितनी निकल के आएगी ये देखेंगे बच्चों। तो ये कब है? अब यहाँ एप्सिलॉन क्या है बच्चों? एप्सिलॉन क्या है? माध्यम का क्या? माध्यम का माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है ना? कौन सी? एब्सोल्यूट। उस माध्यम की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, यानी इसको कहते हैं निरपेक्ष। तो एप्सिलॉन यहाँ क्या है? माध्यम की, उस माध्यम की जिसमें चल रही है, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जिस माध्यम में से जा रही हो उस माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता है। और म्यू क्या है? उस माध्यम की निरपेक्ष चुम्बकशीलता। यहाँ लिख दूँ मैं, ठीक है बच्चों? ये तो हटा ही देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है क्या? पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद बात करेंगे। तो बच्चों ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, जब हम फ्री स्पेस की बात करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट लेते हैं। जब माध्यम की बात करेंगे तो एप्सिलॉन और म्यू लेंगे, जो कि उनके एब्सोल्यूट क्या है? परमिटिविटी है। इसको मैं हटाता हूँ बच्चों यहाँ से। अब आगे की चर्चा यहाँ करेंगे।
तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा बोर्ड में बच्चों और साफ़ कर दूँ, थोड़ा सा डस्ट पकड़ता है ये। तो देखें मैंने एप्सिलॉन लिखा। वैसे इन बातों को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये चीज़ें आप पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। जब टॉपिक पढ़ रहे हैं उस समय ये बातें पता होनी चाहिए। तो ये क्या है, माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, that is absolute permeability of the medium। अब आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था बच्चों कि जो एप्सिलॉन है, जो एप्सिलॉन जो है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता जो है, उसको हम एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। यहाँ एप्सिलॉन आर क्या आ गया बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था। ये एप्सिलॉन आर आ गया रिलेटिव परमिटिविटी, यानी आपेक्षिक चुंबकशीलता। वो ये बताती है कि उस माध्यम, चुंबकशीलता बोल गया, वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर का क्या मतलब है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बताती है कि फ्री स्पेस की तुलना में उस माध्यम की वैद्युतशीलता कितने गुना है। तो अनुपात बताती है वो फ्री स्पेस की तुलना में, यानी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी है बच्चों। एप्सिलॉन आर क्या है यहाँ पर, आपेक्षिक, बच्चों पुरानी बातें भी पढ़ानी पड़ रही हैं। आपेक्षिक वैद्युतशीलता उस माध्यम की, शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से अब हाँ एक बात और बताएंगे बच्चों, थोड़ी देर बाद बता देंगे। इधर का आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है, तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा बच्चों। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये यहाँ से इतना हटा देते हैं, ये पीछे आप पढ़ चुके हैं, सभी हटा देते हैं। इसी तरीके से बच्चों हम म्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो यहाँ म्यू आर क्या है बच्चों, आपेक्षिक माध्यम का आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकशीलता है, दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। मैं नहीं लिख रहा हूँ उस बात को, और एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है। तो म्यू आर क्या बता रहा है, म्यू आर इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, दैट इज म्यू आर इक्वल्स टू बता रहा है म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो रिलेटिव ये बताता है कि उस माध्यम की चुंबकशीलता फ्री स्पेस की तुलना में कितना है, अनुपात निकाल रहे हैं ना, तो वही उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी है। अब मैं ये कहना चाह रहा था बच्चों, अब यहाँ बढ़ता हूँ कि इसी एप्सिलॉन आर को, जो कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता है, उसको आपने के से पढ़ा था। एप्सिलॉन आर की जगह के भी लिख देते हैं, जिसको हम परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक, यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सब बातें बच्चों पुरानी हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं।
तो आपको याद दिलाने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, नहीं तो ये टॉपिक बहुत जल्दी समाप्त हो जाता। अब आपको ये मुझे ध्यान दिलाना ज़रूरी है कि आप तो पढ़ के भूल गए, बैठ गए किताबें बंद करके कि एप्सिलॉन क्या था, एप्सिलॉन नॉट क्या था, एप्सिलॉन आर क्या था। तो मुझे बच्चों आपको ध्यान दिलाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, जबकि मुझे इतनी नहीं करनी चाहिए थी। तो बच्चों उसी एक्सप्रेशन में अगर मैं रख दूं, तो मैंने अभी एक एक्सप्रेशन लिखा था, आपको ध्यान हो कि किसी भी माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल इस तरीके से लिखी जाएगी, एप्सिलॉन इनटू म्यू। जहां एप्सिलॉन क्या है, म्यू क्या है, ये पीछे मैं लिख चुका हूं। तो अब इन वैल्यूज़ को, यानी एप्सिलॉन के स्थान पर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और म्यू के स्थान पर म्यू नॉट इंटू म्यू आर अगर मैं रखता हूं, तो मुझे क्या मिलता है बच्चों, 1/√ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि v इक्वल्स टू 1/√ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर। अब मैं अलग अलग कर लेता हूं बच्चों, तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1/√ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इंटू 1/√एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर लिख सकता हूं ना। अब मैंने ऐसा क्यों किया कि बच्चों ये जो टर्म है इतना, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्री स्पेस में जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है c, ये बताया था कि c इक्वल्स टू 1/√ऑफ। शुरुआत मैंने लेक्चर की यहीं से की थी, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। तो ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो मैं इसको c लिख सकता हूँ बच्चों, समझ रहे हैं ना। तो v बराबर कितना आ गया, c/√एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर। ठीक, ये एक एक्सप्रेशन आया आपके पास, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं उस साइड में आगे बढ़ूंगा बच्चों। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। ये आ गया किसी भी माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल का एक्सप्रेशन ये होगा बच्चों, c निर्वात में प्रकाश की चाल है, और बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है ही कि v इक्वल्स टू इतना होगा। ठीक है ना, और ये आ गया। तो यहाँ से बच्चों एक बात देखें कि आपने एक फार्मूला और पढ़ा था, तो ये टर्म आखिर क्या है, एक ये विशेष पद है बच्चों, ये एक बहुत अच्छा संकेत है हमारे लिए। ये किसी एक बहुत अच्छी भौतिक राशि के बारे में बताने जा रहा है कि आखिर इसको भी हम कुछ कह सकते हैं, नया नाम दे सकते हैं, एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर को। कुछ ना कुछ तो होगा ये। कैसे बच्चों, आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते चले आ रहे हैं, आपने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा, तो प्रकाश भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो वहाँ आपने देखा कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल का सूत्र किस तरीके से ज्ञात करते हैं, या आपने माध्यम का अपवर्तनांक पढ़ा था बच्चों। आपने माध्यम का अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या पढ़ा था, n बराबर c/v, ये पढ़ा था। क्या था अपवर्तनांक, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है, वही उस माध्यम का अपवर्तनांक है। वही अपवर्तनांक रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है उस विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल को बदलने के लिए। निर्वात में प्रकाश की चाल या विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हमने कैलकुलेट की बच्चों। लेकिन ये चाल, यही लाइट या विद्युत चुम्बकीय तरंग जब किसी माध्यम से गुजरती है, तो उसकी प्रकाश की चाल, तो उस विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल डिफरेंट हो जाती है, उसके लिए अपवर्तनांक जिम्मेदार है। तो उन कितने टाइम्स कर देता है उस चाल को, कितने गुने का फ़र्क पड़ जाता है, कितने फ्रैक्शन में उसकी चाल घट जाती है। सबसे मैक्सिमम बच्चों फ्री स्पेस में होती है, अदर मीडियम में चाल घटनी ही घटनी है। दिस इज़ द मैक्सिमम स्पीड, इससे ज़्यादा स्पीड लाइट की नहीं हो सकती। ये कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये फ्री स्पेस में चाल है, ये मैक्सिमम है। अगर विद्युत चुम्बकीय तरंग किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करेगी, उससे गुजरेगी, तो इससे कम ही चाल आएगी। तो v इज़ ऑलवेज लेस देन c बच्चों, ये ध्यान रखें। तो जब v कम होगा तो n हमेशा 1 से बड़ा होगा। ध्यान रहेगी बात। खैर ये बातें मुझे बताने की नहीं थी, लेकिन बता दी बच्चों। जो मैं बता देता हूँ वो कुछ ना कुछ तो ज्ञान के लिए ही बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिलेगा ही, मैं बता गया इस बात को। तो दिस इज़ द मैक्सिमम स्पीड
कम ही मिलेगी। जैसे कांच में जब प्रकाश की तरंग गुजरेगी तो उसकी चाल 2 × 10⁸ रह जाएगी, और 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸ जब डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा अपवर्तनांक 1.5। आपने यही पढ़ा है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। यानी वो ये बता रहा है 1.5 अपवर्तनांक किस बात को बता रहा है बच्चों कि 1.5 गुना कहें या ये कहें कि 1/1.5 गुना हो जाएगी या 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी। इस बात को कैसे कहें, यानी आपको फ्री स्पेस की चाल में 1.5 का डिवाइड करना है, इतने गुना कम होनी है। वहाँ कितनी थी 3 × 10⁸, इसमें 1.5 से डिवाइड करना है उसके अपवर्तनांक से, तब उस माध्यम में चाल आपको मिलेगी। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं v निकालूँ तो v कितना आता है, v इक्वल्स टू, सॉरी बच्चों, इस एक्सप्रेशन से अगर मैं v निकालूँ तो v यहाँ लाऊंगा, n यहाँ आएगा, तो v इक्वल्स टू c/n। इसको और इसको कंपेयर कीजिए, v इक्वल्स टू c/this, v इक्वल्स टू c/this। पहुँच गए आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी ये जो टर्म है, मैं ये कह रहा था कि एक विशेष पद हमें मिलने वाला है। तो यही है बच्चों अपवर्तनांक। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो मुझे क्या मिल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यानी अपवर्तनांक उन माध्यमों की दोनों पैरामीटर्स, दोनों क्वालिटी, दोनों प्रॉपर्टीज़ पर, किस पर, चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता पर डिपेंड कर रहा है। क्यों? अब आप कहेंगे कि अपवर्तनांक, अच्छा थोड़ी देर बाद, तो n के स्थान पर कितना है बच्चों, √ε r × μr। एक नया फॉर्मूला आपको पढ़ने को मिला बच्चों, इम्पोर्टेंट, कि अपवर्तनांक सर इनके पदों से निकलता है। ये हमें आज पहली बार पता लगा है कि किसी माध्यम, हम पढ़ते थे कि कांच का अपवर्तनांक इतना है, जल का इतना है, ग्लिसरीन का इतना है, लेकिन कैसे है वो, कहाँ से आया? तो बच्चों यहाँ से आया। तो किस किस पर डिपेंड किया? वैद्युतशीलता पर, चुंबकशीलता पर। अब आप कहेंगे सर वैद्युतशीलता और चुंबकीयशीलता पर क्यों डिपेंड कर रहा है अपवर्तनांक? तो बच्चों हम किसको चला रहे हैं माध्यम में? विद्युत चुम्बकीय तरंग को। नाम से स्पष्ट है, ये भी जवाब बहुत आसान है, पूछने की जरूरत नहीं है। हेडिंग क्या पढ़ा है बच्चों? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल। और विद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र भी होता है, चुम्बकीय क्षेत्र भी होता है, तो वैद्युतशीलता पर भी डिपेंड करेगा, चुम्बकशीलता पर भी डिपेंड करेगा। तो वही डिसाइड करता है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी होगी। तो यही तो बाधा डाल रहे हैं स्पीड में, यही फैक्टर्स तो कम कर देते हैं उस विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल को जब वो किसी माध्यम से गुजरती है। तो किस अनुपात में वो कम करते हैं, वही है उसका अपवर्तनांक। तो बच्चों आज एक नई बात पता लगी, आपको नई चीज़ पढ़ने को मिली। तो n = this। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने ये कहा था कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है, जो आपेक्षिक वैद्युतशीलता है, उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक भी कहते हैं। तो ε r के स्थान पर अगर मैं k लिख दूं बच्चों, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं k × μr। तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ε r कह लो। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, ε r को ही k से भी लिख देते हैं, ये बात तो ध्यान रहेगी आपको, इसलिए मैंने ऐसा यहाँ पर किया है। तो ऐसे याद कर लो या ऐसे याद कर लो। कुल मिला के माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल ये। अब हम ऐसा करते हैं, इसका एक, इस टॉपिक को एक समरी बना लेते हैं। तो क्योंकि बच्चों में हटाता गया कुछ चीज़ें, फिर आगे पढ़ाता गया, पिछली चीज़ें बोर्ड से हटती चली गई, तो आप कंपेयर नहीं कर पाए, एक आनंद नहीं आया। लेकिन क्या करूं बच्चों, बोर्ड की एक सीमा है, जब भर जाता है मुझे हटाना पड़ता है। स्लाइड नहीं है कि मैंने हटा दिया और फिर स्लाइड को वापस ले आया, फिर कंपेयर करके दिखा दिया। यहाँ तो बेटा जो हटा दिया वो हट गया। चिंता ना करें, मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, एक ऐसा बोर्ड, एक डिजिटल, एक इंटरैक्टिव पैनल आपके सामने होगा जहां मैं चीज़ों को पढ़ाने के बाद कंपेयर भी कर पाऊंगा। तो थोड़े दिनों का इंतज़ार कीजिए, उसकी व्यवस्था भी मैं करने जा रहा हूं। फिर आपको और फिजिक्स पढ़ने में और इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो बच्चों अच्छा लग रहा है ना, चीज़ों को पढ़ने में बहुत सी नई नई बातें सीखने को मिलती हैं कि क्या रिफ्रैक्टिव। अरे सर आपने बहुत अच्छी बात बताई, हम अपवर्तनांक पढ़ते चले आए कि कांच का इतना होता है, जल का इतना होता है, डिफरेंट मीडियम का डिफरेंट होता है, लेकिन होता क्या है वो आज पता चला। तो अभी चैप्टर को समराइज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें बच्चों।
हाँ तो बच्चों, अभी एक बात और कर लेते हैं कि हमने विद्युत चुम्बकीय तरंग की एक इक्वेशन लिखाई थी आपको कि जब कोई तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग माध्यम में संचरित होती है तो उसके वैद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र को तरंग रूप में हम किस तरीके से लिखेंगे वो हमने पढ़ाया था। तो उस टॉपिक की भी एक बात कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर को समराइज़ करेंगे। लेकिन ऐसा करते हैं बच्चों, वो तो करेंगे ही करेंगे, वो थोड़े से हिस्से में हो जाएगा। अभी की बात कर लेते हैं बच्चों। जैसे हमने फ्री स्पेस की बात की और यहाँ मीडियम की बात की, यानी हमने माध्यम की बात की और यहाँ हमने दोनों ही बातें की थी। पहले फ्री स्पेस की थी, दैट इज़ वायु या निर्वात की बात की थी। लेकिन फ्री स्पेस मेनली निर्वात है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन अंतर बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए मैं एक साथ लिख के चल रहा हूँ। तो यहाँ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल हमने म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिखी थी, या एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट लिख लो, कोई फ़र्क नहीं है। दैट इज़ यही पढ़ाया था हमने अभी। और यहाँ माध्यम में चाल बदल जाती है, उसको v से लिखते हैं। तो माध्यम के लिए हमने 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिखी थी, या वो सॉरी म्यू नॉट नहीं लिखी थी, म्यू इंटू एप्सिलॉन लिखी थी। क्लियर? नॉट नहीं लगाया था, नॉट फॉर फ्री स्पेस, माध्यम के लिए ये आया था। और इसी के तहत इस एक्सप्रेशन को हमने ऐसे भी लिखा था कि 1/√ऑफ क्या आ गया था ये, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो इसी के तहत बच्चों क्या आ गया था कि v इक्वल्स टू, अभी समझा दिया है, c/√ऑफ एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर। ये माध्यम में है अकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी, और ये एब्सोलूट परमिएबिलिटी और एब्सोलूट परमिटिविटी के टर्म्स में है, ये रिलेटिव के टर्म्स में है। और यहाँ रिलेटिव और जो फ्री स्पेस की है उसके पदों में है। तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन ये भी आया था कि v इक्वल्स टू c/n भी होता है अपवर्तनांक के पदों में। तो n आ गया था बच्चों √ऑफ एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर, और एप्सिलॉन आर को हम परावैद्युतांक भी कहते हैं। तो ये आ गया था k इंटू म्यू आर। तो ये एक्सप्रेशंस अब तक हमने इतनी बातें पढ़ी, और इसको सॉल्व करके हमने कितना निकाला, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ें अब तक हमने पढ़ी, तो उम्मीद है कि ये समझ में आई होंगी। अब बच्चों किसी भी विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल को एक जनरल एक्सप्रेशन में मैं लिखना चाहता हूँ। मैंने बताया था बच्चों कि अगर हम विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरित हो रही है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू E0 sin ωt - kx, और वैद्युत क्षेत्र की इक्वेशन B0 sin ωt - kx ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और k क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 2π/λ होती है बच्चों। इसको क्या कहते हैं, संचरण नियतांक। ये सब पीछे हम पढ़ा चुके हैं बच्चों, संचरण नियतांक कहते हैं। दैट इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम 2π/t भी लिखते हैं, 11th से पढ़ते आ रहे हैं। और t यानी आवर्तकाल का उल्टा बच्चों क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ 2πν, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बच्चों आपने एक किसी भी तरंग की चाल के लिए एक एक्सप्रेशन पढ़ा था कि v इक्वल्स टू ν λ। ये कक्षा 9th से आप पढ़ते आ रहे हैं, 9th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हैं। वहाँ आपने ऐसे पढ़ा था v इक्वल्स टू n λ। कुछ लोग v इक्वल्स टू n λ पढ़ के आते हैं, n फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, कुछ f लिखते हैं, कुछ न्यू लिखते हैं। वो लिखने का तरीका है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है, यानी कहने का अर्थ ये है v इक्वल्स टू ν λ लिख लो, या v इक्वल्स टू n λ लिख लो, या v इक्वल्स टू f λ लिख लो, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन आपने पढ़ा था किसी भी तरंग के लिए। तो हम एक जनरली विद्युत चुम्बकीय तरंग की बात करें तो उसके लिए भी हम एक नया एक्सप्रेशन प्राप्त कर सकते हैं, यानी रिलेशन से। तो v इक्वल्स टू बच्चों ν λ है, ये रिलेशन आप पढ़ के आए हैं, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि v बराबर n λ। n आवृत्ति थी, अब मैं आवृत्ति को न्यू से लिख रहा हूँ, अंतर इतना है।
एन से क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि थोड़ी देर पहले एन से मैंने क्या लिखा था बच्चों? अपवर्तनांक। एन क्या था? माध्यम का अपवर्तनांक, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये आ रहा है बच्चों स्क्रीन पर? आ ही रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए अब मैं न्यू से लिख रहा हूँ। तो देखें बच्चों, अगर मैं 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ तो इसको मैं ऐसे लिख अभी नहीं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि न्यू अपॉन लेमड़ा को नीचे ले जाऊँ बच्चों तो 1 अपॉन लेमड़ा हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, 2 पाई से ऊपर नीचे गुणा कर लेता हूँ, तो ऊपर हो गया 2 पाई न्यू अपॉन 2 पाई अपॉन लेमड़ा। ये हो गया। अब 2 पाई न्यू क्या हो गया बच्चों? 2 पाई न्यू क्या हो गया? ओमेगा। और 2 पाई बटे लेमड़ा क्या हो गया? प्रोपेगेशन कांस्टेंट के। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ गया? इसकी जगह ओमेगा और इसकी जगह संचरण नियतांक। तो अगर हमें किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग की एंगुलर फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दे रखी है और संचरण नियतांक दे रखा है, तो इस सूत्र से बच्चों हम उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो एक एक्सप्रेशन मैंने ये भी बताया। तो बच्चों हमने कई प्रकार के एक्सप्रेशंस आज के लेक्चर में पढ़े और आज हमने केवल चाल की बात की। एक समय में एक टॉपिक, यही फिजिक्स को समझने का तरीका है। तो आज हमने केवल विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल के बारे में पढ़ा। बातें थोड़ी और भी थीं बच्चों, लेकिन आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं समझ रहा हूँ कि मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आगे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बच्चों चिंता न करें। इस लेक्चर को आप ये सोच रहे होंगे, इस लेक्चर को तो मैं ही समाप्त कर रहा हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते सर को बहुत टाइम हो गया, 7 लेक्चर हो गए, बताइए कब समाप्त करेंगे? चिंता ना करें, चैप्टर है 8th, तो मैं समाप्त करूँगा लेक्चर 8th में, ठीक है ना? तुक है, सिमेट्री है, तो लेक्चर नंबर 8th में इस चैप्टर को क्लोज करने जा रहे हैं और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। हम ये पढ़ेंगे कि बच्चों विद्युत चुम्बकीय तरंगें आखिर कितने भागों में बटी हुई हैं, कौन कौन सी तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, उसको पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बेसब्री से इंतज़ार करना। तो धैर्य और मैं क्या कह रहा हूँ, धैर्य और पेशेंस, बात तो एक ही होगी ना बच्चों, धैर्य कह लें या पेशेंस कह लें। तो पेशेंस से बने रहिए इस चैनल पर और टॉपिक्स को समझते रहिए। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ में आएगी, फिजिक्स क्या है ये चीज़ समझ में आएगी और फिजिक्स से आपका एक अच्छा नाता जुड़ता जाएगा, आपको एक लगाव पैदा होगा कि चलो आज फिजिक्स पढ़ते हैं। ओके, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।